45 तक। पिछले क्लास में हम लोग हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि पढ़े, उसके बाद हिटलर के उत्कर्ष के कारणों पर विचार कर रहे थे, जिसमें पहला कारण 1919 की वर्साय की अपमानजनक संधि के बारे में पढ़े थे, उस पर चर्चा किए थे। आज उसके आगे कारण को देखेंगे। इसके पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने। हिटलर ने। हाँ। नेता को जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है? फ्यूहरर। ठीक है। और वर्साय की संधि को हिटलर किस नाम से संबोधित किया? वर्साय के राजमार्ग की डकैती। राजमार्ग की डकैती। हिटलर ने इसे राजमार्ग की डकैती कहा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि हिटलर आखिर कैसे जर्मन में शासक बन गया, एक सिपाही से। तो पहला जो कारण देखें कि वर्साय की अपमानजनक संधि, जिसमें इस संधि में जर्मनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत सा उसका क्षेत्र खोना पड़ता है, उसका औद्योगिक क्षेत्र खोना पड़ता है, 10% आबादी से हाथ धोना पड़ता है, 75% लोहा और 26% कोयला की खानों पर फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और बेल्जियम अधिकार कर लेता है। इसी के क्षेत्र को काट करके एक अलग पोलैंड राज्य की स्थापना की जाती है और इसके बीचों बीच पुलिस गलियारा दिया जाता है, सैनिक शक्ति को भी घटा दिया जाता है इसको। और हर्जाने युद्ध में जो भी खर्च हुआ था, हर्जाने के रूप में 6 अरब पाउंड की धनराशि भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता है। पाउंड किसकी मुद्रा है? किस देश की मुद्रा पाउंड है? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम पाउंड है। उसके बाद आगे देखेंगे और कौन कौन से कारण है। तो अगला जो कारण थी आर्थिक मंदी। अगला कारण क्या है? आर्थिक मंदी। तो पीछे क्लास में हम लोग पढ़े कि उस वक्त आर्थिक मंदी आया था। कब आया था? द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग पढ़ रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध के समय ही। उसके बाद कब आया था? 1929 में। 1929 में। हाँ, 1929 में आर्थिक मंदी आया था, जिसका प्रभाव पूरा विश्व पर पड़ा। वो एक साल रहा था, 1929 से 30 तक। एक साल उसका प्रभाव रहा, 1929 से 30 तक। उस वक्त पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन चूंकि जर्मनी की स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए उस आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी की स्थिति और ख़राब हो गई। तो इतना भारी कर्ज लाद दिया गया था जर्मनी पर, अभी बतलाया कि 6 अरब पाउंड, जिसे दे पाना जर्मनी के बस की बात नहीं थी। तो जर्मनी एक तरह से दिवालिया हो गया था। दिवालिया उसको कहते हैं कि वो अपना संभालने के लिए उसके पास पैसा नहीं रह गया है, उसके पास पैसा तब बिल्कुल समाप्त हो गया है, शो करता है कि मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा, तो उसको हम लोग दिवालिया कहते हैं। तो 1922 में उसको जो क्षतिपूर्ति देना था फ्रांस को, तो वो नहीं दे पाता है, जिसके कारण फ्रांस जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूर होता है, उस जगह का नाम रूर है, उस रूर पर अधिकार कर लेता है। क्यों अधिकार करता है? अधिकार क्यों कर लेता है? क्योंकि जितना रकम उसको क्षतिपूर्ति के रूप में देना था फ्रांस को, वह नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है?
क्योंकि जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है, इसलिए वह नहीं दे पाता है। तो फ्रांस क्या करता है, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र होता है, उसका नाम है रूर, उस पर अधिकार कर लेता है। देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है, वहाँ अनाज की भी कमी हो जाती है, जो खनिज और उद्योग के जो थे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो सब चले जाते हैं, फ्रांस के कब्जे में चले जाते हैं। वहाँ खाद्य पदार्थों का भी अभाव हो जाता है। एक पाव रोटी खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा उसको देना पड़ता है। मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई, पैसा का वैल्यू बहुत गिर जाता है, पैसा का मूल्य मतलब गिर जाता है। एक पाव रोटी खरीदने के लिए एक गाड़ी पैसा देना पड़ता है, ये स्थिति हो जाती है। 1925 के अंत तक $1 का मूल्य 1 करोड़ मार्क हो जाता है। मार्क उस वक्त जर्मनी का मुद्रा था, अभी तो यूरो हो गया है। उसमें कई देश मिल करके यूरो मुद्रा चलाया है, जिसको यूरो कहते हैं। तो $1 का मूल्य 1 करोड़ हो जाता है। मार्क इतना मुद्रास्फीति हो जाती है, मतलब पैसा का वैल्यू इतना गिर जाता है। और ये स्थिति रहती है। 1925 में ऐसी कहानी सुना रहे हैं, और 1929 में आर्थिक मंदी आ जाती है विश्वव्यापी, जिसमें इसकी स्थिति और ख़राब हो जाती है। जर्मनी पूर्णतः दिवालियापन की स्थिति पर पहुंच जाता है। कृषि, उद्योग और व्यापार सब ठप पड़ जाते हैं। 1932 तक जर्मनी के उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में 40% की गिरावट आ जाती है। देश में भूखमरी और बेकारी बढ़ जाती है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इन्हीं स्थितियों का हिटलर बखूबी फ़ायदा उठाता है, क्योंकि हिटलर एक बुद्धिमान था और एक कुशल वक्ता था, अत्यंत कुशल वक्ता था। वो बोलने के कला में बहुत माहिर था, उसके भाषणों का लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। तो इन सारी स्थितियों के लिए वह प्रजातंत्रवादियों को दोषी ठहराया। प्रजातंत्रवादियों, वही वाइमर गणतंत्र जो अभी थी, वो सरकार थी वहाँ पर वाइमर गणतंत्र की, तो वाइमर गणतंत्र वालों को इसके लिए दोषी ठहराता है। और नाजी पार्टी कई प्रकार का योजना बतलाता है जनता को कि इस तरह करके हम देश की स्थिति में सुधार ला देंगे। तो जनता को लगने लगता है कि हिटलर और नाजी पार्टी ही उसके दुर्दिन समाप्त कर सकते हैं, इसलिए जनता जो है हिटलर का समर्थन करने लगती है। तो वर्साय की संधि के कारण इसमें मुख्य बात जो समझने वाली है, इतना देर हम बोले, इसमें मुख्य 2 ही बात है। एक है वर्साय की संधि के कारण, और दूसरा है आर्थिक मंदी के कारण। वर्साय की संधि के कारण और आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इसका फ़ायदा हिटलर उठाता है। यह वाइमर गणतंत्र के समर्थकों के विरुद्ध में जनता को भड़काता है और कहता है कि इस स्थिति के लिए वाइमर गणतंत्र वाले ही जिम्मेवार हैं। यदि मुझे मौका दोगे तो मैं सारी स्थिति को बदल के रख दूंगा। तो इस पर विश्वास लोग कर लेता है और इसका लोग समर्थन करने लगता है। ये हुआ आर्थिक मंदी, वजह बना हिटलर के उत्कर्ष के। अगला कारण है साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। दूसरा कारण क्या है, तो वहाँ पर जर्मनी में एक वाइमर गणतंत्र था और कुछ लोग वहाँ साम्यवादी थे। जो रूस में क्रांति हुई थी, साम्यवादियों के नेतृत्व में रूस में क्रांति हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में, तो उसी प्रकार का एक सरकार चाहते थे। साम्यवादी लोकतंत्र से कुछ अलग है। साम्यवादी भी समानता की बात करता है, लेकिन उसमें नागरिकों का अधिकार लोकतंत्र से कुछ कम रहता है। तो एक
मार्क्सवादी विचारधारा के लोग थे। इसका जनक थे, साम्यवाद का जनक थे मार्क्स, तो उनको मार्क्सवाद भी कहते हैं। तो वो लोग भी सक्रिय थे उस वक्त जर्मनी में। तो वो क्या चाहते थे कि सोवियत संघ में जिस प्रकार सरकार बनी है उसी प्रकार जर्मनी में भी हम सरकार बनाएं, साम्यवादी सरकार। लेकिन इसको बहुत जनता ये नहीं चाहती थी। जर्मनी की बहुत जनता, बड़ी जनसंख्या, जो साम्यवाद को देश में बढ़ने देना नहीं चाहती थी। और इस बात को हिटलर बखूबी देख रहा था। तो हिटलर है जो कि साम्यवाद के विरोध में जनता को समझाता है कि साम्यवाद देश के लिए अच्छा नहीं है, और वादियों को बहुत कटु आलोचना करता है। तो बहुत से जर्मनी वासी को ये लगने लगा कि साम्यवादियों से हिटलर ही हमें बचाएगा। तो जर्मन वासी साम्यवादी चंगुल से बचने के लिए बड़ी संख्या में नाजी दल में सम्मिलित होने लगे। तो दूसरा कारण क्या हुआ कि साम्यवाद के बढ़ता प्रभाव को रोकने के लिए जनता ने हिटलर को ही योग्य समझा और जनता हिटलर के पक्ष में आ गई। क्योंकि उस वक्त एक वर्ग ऐसा था जो रूस के तरह जर्मनी में भी सरकार बनाना चाहता था, साम्यवादी दल के लोग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, जो कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर आधारित थी, उस पार्टी के नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो उसका प्रभाव न बढ़े, इसके लिए बहुत से जर्मनवासी थे वह हिटलर और उसके नाजी पार्टी को समर्थन करने लगे। इसका फायदा मिला हिटलर को। अगला जो कारण है वह है यहूदी विरोधी भावना। तो जर्मनी का एक बड़ा जन समुदाय जो मध्यम वर्ग का था और बेरोजगार था, वो सब यहूदी के विरोधी था। तो जर्मनी में मुख्य रूप से दो धर्म के लोग रहते थे, एक ईसाई और एक यहूदी। तो ये जो जर्मन लोग थे, जो जर्मन में जो ईसाई लोग थे, वह यहूदियों से नफरत करते थे। बहुत सा वर्ग था, सभी लोग नहीं, लेकिन बहुत सा वर्ग जो था, जो मध्यम वर्ग के थे और बेरोजगार थे, वो यहूदी से नफरत करते थे। उन लोग का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों के विश्वासघात के कारण ही जर्मनी की पराजय हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में ये लोग क्या सोचता था कि यहूदियों के विश्वासघात के कारण ही जर्मनी की पराजय हुई थी। हम लोग ईसा मसीह की कहानी जानते हैं। उसमें ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाता है? ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाता है? यहूदी। तो भी एक वजह थी दोनों के बीच नफरत का। दोनों के बीच नफरत का यही कारण है कि ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म के जनक हैं, उनको सूली पर चढ़ा देता है यहूदी लोग। तो ये भी एक समाज में नफरत की वजह थी। उस पर विश्वास ये लोग नहीं करते थे, यहूदी पर किसी पर विश्वास ईसाई लोग नहीं करते थे। और हिटलर भी एक ईसाई था। तो नेता का तो काम है फायदा उठाना, लोक भावना का फायदा उठाता है नेता लोग। तो जो हिटलर था, इस भावना का खूब फायदा उठाता है। साधारण जनता जो रहती है वहाँ, वह यहूदियों से घृणा करती थी, वह यहूदियों को सूदखोर मानती थी। यहूदियों लोग का मुख्य पेशा वहाँ था, यहूदी लोग के पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं थी, उसका मुख्य रोजगार वहाँ पर था सूद पर पैसा दे करके देना, आजीविका का साधन वही था। तो उसको सूदखोर कहती थी कि ये लोग सूदखोर है और हमारी आर्थिक दुर्दशा के लिए यही जिम्मेवार है यहूदी लोग। इसलिए हिटलर इस जनता के मनोभाव को समझते हुए खुद भी अपना जो नीति जो है यहूदी विरोधी नीति अपना लिया।
यह भी यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया और इसने न सिर्फ विश्व युद्ध में हार के लिए बल्कि जर्मनी के दुर्दशा के लिए भी यहूदियों को दोषी ठहराया, जिससे हिटलर के इस विचार से सेना, उद्योगपति, भूमिपति, जिसको वहाँ जंकर कहा जाता था, और गणतंत्र विरोधी जो राजनीतिक लोग थे, उन लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इनके समर्थन में आ गए और सभी लोग हिटलर को जर्मनी का मसीहा मानने लगे। तो उस वक्त जो समाज में जो प्रचलित थी, जो यहूदी विरोधी जो भावना प्रचलित थी, इसको खूब इस्तेमाल करता है राजनीतिक रूप से हिटलर और लोगों को और भड़काता है, जिससे लोग इसके समर्थक बन जाते हैं। बाद में हिटलर यहूदियों पर बहुत अत्याचार भी करता है, लगभग 60 लाख यहूदियों को मरवा भी देता है। तो यहूदी विरोधी भावना भी एक वजह बनती है हिटलर के उत्कर्ष का। अगला जो कारण देखेंगे वो कारण है जर्मनी में अंतर्निहित सैनिक प्रवृत्ति। जर्मनी के जो लोग थे वह थोड़ा जुझारू टाइप के थे। जर्मनी के जो लोग थे वो थोड़ा जुझारू मानसिकता के लोग थे, लड़ने वाले मानसिकता के लोग थे। तो वहाँ की जो मनोवृत्ति जो रही जर्मन लोगों की, वह उसको सैनिक प्रवृत्ति कह सकते हैं। सैनिक का मतलब जुझारू, जो लड़ाई झगड़ा पर ज़्यादा लड़ने में विश्वास करता हो। तो शुरू से ही थी जर्मन लोगों की। और उस वक्त बिस्मार्क भी आया था, जब जर्मनी को एकीकरण किया था, तो उसकी नीति थी रक्त और लौह की नीति। ये बहुत एक नंबर का क्वेश्चन हुआ इसमें तैयार कि रक्त और लौह की किसकी नीति थी। तो बतलाओ। बिस्मार्क की नीति थी। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बिस्मार्क कौन था? प्रथम चांसलर था जर्मनी का। प्रथम चांसलर था बिस्मार्क, जो 1871 में जर्मनी को एकीकृत किया था और उसका कार्यकाल था 1862 से 1890 तक। और उसका पूरा नाम था, क्या था? हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे भूल जाते हैं, पिछला बार बतलाई थी सिमरन। बिस्मार्क का पूरा नाम बतलाई थी, लेकिन क्या? ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क। ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क। तो वही बिस्मार्क के बारे में हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, उसी बिस्मार्क के बारे में कि उसकी नीति थी रक्त और लौह, यानी जो जर्मनी का एकीकरण किया था वह तलवार और खून के पर किया था। इसका मतलब है सीधा सीधी हिंसा। उसका जो एकीकरण किया था, उसका जो एक भाषण था, वो भाषण दिया था, उसी का ये हिस्सा है रक्त और लौ। रक्त और लौ, यही उसका एक भाषण था जो बहुत प्रचलित हुआ, जिसमें वह अपने तलवार के बदौलत ही, यानी राज्य को एकीकृत करने के लिए तलवार और खून आवश्यक है। इसका मतलब यही हुआ। रक्त और लौह नीति का मतलब क्या हुआ कि सैनिक मनोवृत्ति को दर्शाता है कि शासन करने के लिए, देश के भविष्य बदलने के लिए, जर्मनी को एकीकृत करने के लिए, साम्राज्य कायम करने के लिए तलवार आवश्यक है। और तलवार का मतलब हुआ खून बहना, तो रक्त और लौह की नीति हुई।
लौ का मतलब यहाँ तलवार से है या हथियार से समझ सकते हो। तो इसी मनोवृत्ति के कारण, जो सैनिक मनोवृत्ति थी, इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध के पहले हम लोग देखे थे कि जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। उसके पास सैन्य शक्ति पूरा यूरोप में काफ़ी बना चुका था। सिर्फ नेवी में थोड़ा सा ब्रिटेन से पीछे था, नहीं तो उसको बाकी क्षेत्रों में, थल सेना में, वायुसेना में, वह यूरोप में आगे बढ़ चुका था। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले जर्मनी जो है एक ताकतवर देश, शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था, लेकिन युद्ध में उसकी हार हो जाती है, जिसके कारण हार होने की मुख्य वजह है कि उसके विपक्ष में मित्र राष्ट्र में शक्तिशाली देशों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण वह हार जाता है और उसके बाद उसकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। और उसके बाद वर्साय की संधि में उसको सैनिक कम रखने के लिए कह दिया जाता है। कितना सैनिक रखने का अलाउ किया जाता है? 1 लाख। 1 लाख। तो ये उसके सैनिक मनोवृत्ति पर वहाँ के लोगों को बहुत चोट पहुँचती है कि वहाँ के लोग के अधिकांश लोग सैनिक विचारधारा के लोग हैं, रक्त और लौह नीति में विश्वास करने वाले हैं, जुझारू प्रवृत्ति के हैं, और उस देश में 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रखने का शर्त लगा दी जाती है। इससे वहाँ के लोगों को बहुत ठेस पहुँचती है और साथ ही साथ बेकारी की समस्या भी खड़ी हो जाती है, क्योंकि अधिकांश लोग को जो सैनिक जो नौकरी थी वो रोज़गार का भी तो माध्यम था। इसलिए जब 1 लाख ही जब सीमित कर दिया तो उसमें बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्थिति को हिटलर फ़ायदा उठाता है। हिटलर एक कुशाग्र बुद्धि का आदमी था, तो वह इस स्थिति का भी फायदा उठाता है। वह जर्मनी के लोगों को सैनिक मनोवृत्ति को उभारता है और लोगों को जगाता है कि नहीं, लड़कर ही हम अपनी पुरानी स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सब विचारों से हिटलर पर लोग विश्वास करता है कि हाँ, हिटलर का, चूँकि हिटलर भी एक तानाशाही मानसिकता का आदमी था, इसके अंदर भी सैनिक था ही पहले, तो सैनिक प्रवृत्ति रहती है। यह स्वयंसेवक दल का एक स्थापना करता है। उस स्वयंसेवक दल में बहुत से लोग भर्ती हो जाते हैं इसके विचारों से प्रभावित होकर के, और इसके विचारों को प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो जर्मनी में अंतर्निहित सैनिक प्रवृत्ति जो रहती है और जिस पर प्रतिबंध लगा देता है वर्साय की संधि, जिसका हिटलर बखूबी फ़ायदा उठाता है और लोग फिर हिटलर के समर्थक हो जाते हैं। आगे देखें, आगे इसका क्या कारण था हिटलर के उत्कर्ष का। अगला कारण था जर्मनी में गणतंत्र की विफलता। तो जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध में जब हार गया था, राजा भाग गया था, तो वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? बोलो, गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? उन्नीस सौ 18 में सर। 11 नवंबर 1918 को तो युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया था। सही है, 1918 में ही हुई थी। और उसके बाद गणतंत्र संविधान कब लागू हुआ था? वाइमर गणतंत्र 11 अगस्त 1919 को। 11 अगस्त 1919 को हम वाइमर गणतंत्र, तो वहाँ संविधान लागू किया गया था। जब गणतंत्र की स्थापना हुई तो उसके बाद संविधान बना। संविधान बनने में थोड़ा समय लगा, तो 11 अगस्त 1919 को वहाँ पर संविधान लागू किया गया। लेकिन यह जो वहाँ सरकार बनी वाइमर गणतंत्र, वह शुरू से ही अलोकप्रिय रही। अलोकप्रिय होने का कारण रहा कि उसने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया था। उसने किस पर हस्ताक्षर किया था? वर्साय की संधि पर। और उस वक्त चांसलर, प्रथम चांसलर कौन थे वाइमर गणतंत्र के? फ्रेडरिक
फ्रेडरिक एबर्ट थे, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष थे। उनकी एक पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसी के अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन शुरू से ही ये जो वाइमर गणतंत्र है अलोकप्रिय हो गई, क्योंकि सबसे पहला कारण जो रहा कि वर्साय की अपमानजनक संधि पर उसको हस्ताक्षर की थी पार्टी, जो कि मजबूरी में की थी, लेकिन इससे जुड़ गया कि अच्छा नहीं किया है। दूसरा जो वजह बनी कि साम्यवादी लोग एक आंदोलन चलाए थे, जिसको हम लोग स्पार्टकिस्ट आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये भी शब्द कठिन है, स्पार्टकिस्ट। तो इस जो स्पार्टकिस्ट आंदोलन क्या था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वह सत्ता संघर्ष था, सत्ता पाने का। साम्यवादी दल का हम पहले ही चर्चा किए कि साम्यवादी दल भी वहाँ एक ग्रुप था, तो वह भी सरकार में आना चाह रहा था। इसके लिए उसने संघर्ष का रास्ता अपनाया। तो ये जो वाइमर गणतंत्र की सरकार थी, इस आंदोलन को दबा दिया। उसमें जो संघर्ष हुआ था, ये फ्रेडरिक एबर्ट जो अध्यक्ष थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो इनकी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इससे संघर्ष करने वाली पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, यानी कम्युनिस्ट वाले। यानी वाइमर गणतंत्र और कम्युनिस्ट वालों के बीच में संघर्ष हुआ था। साम्यवादी दल के लोग भी सत्ता में आना चाह रहे थे, तो इस आंदोलन को ये दबा दिया। ज़्यादा दिन आंदोलन नहीं चला था, 5 से 12 जनवरी 1919 तक यह आंदोलन चला था, लेकिन इस आंदोलन को दबा दिया वाइमर गणतंत्र सरकार ने। लेकिन उस आंदोलन को दबाने में उसने कई ऐसे लोगों से हेल्प लिया जो कि गणतंत्र के अनुकूल नहीं था। तो इन सब बातों से भी लोगों को लग रहा था कि ये जो वाइमर गणतंत्र है सही नहीं है देश के लिए। तो इस पर ये कई कमियां रहने की वजह से वाइमर गणतंत्र के अंदर भी कई कमियां थी, जिसकी वजह से यह जर्मनी में अलोकप्रिय हो गई थी। तो हिटलर ने इन बातों का भी बखूबी फायदा उठाया। यानी जो भी स्थिति है, एक लाइन में हम लोग समझेंगे कि जो भी स्थिति है उसका फायदा उठा रहा है हिटलर। वहाँ जो भी स्थिति है उसका फायदा उठा रहा है। जैसे जर्मनी में वाइमर गणतंत्र असफल हो गई है, एक शब्द में समझे तो वाइमर गणतंत्र असफल हो गई थी, तो इसका भी हिटलर फायदा उठाता है। और यह वाइमर गणतंत्र और उसके नेताओं को कटु आलोचना करता है और जनता को यह अपने पक्ष में कर लेता है। इससे इसकी शक्ति बढ़ जाती है, इसका समर्थक लोग बढ़ जाते हैं। वाइमर गणतंत्र असफल होने का एक और कारण हम बताए थे पिछले क्लास में कि लोकतंत्र उस वक्त नई नई विचारधारा थी। लोकतंत्र में उस वक्त बहुत लोगों का विश्वास नहीं था कि लोकतंत्र से भी देश को चलाया जा सकता है या देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उस वक्त कुछ परिस्थितियाँ भी वैसे आ रही थी, जैसे आर्थिक मंदी विश्व का, तो भी एक वजह बनी। तो सब कोई संभाल नहीं सकाया। जो उम्मीद थी वाइमर गणतंत्र से जर्मनी वासियों की, उस उम्मीद पर वाइमर गणतंत्र खड़ा नहीं हो पाया, जिसके कारण बहुत से लोग जर्मनी लोग वाइमर गणतंत्र के खिलाफ हो गए और इस स्थिति का फायदा उठाया हिटलर। आगे देखते हैं कारण। अगला कारण, हिटलर को सभी वर्गों का समर्थन। तो हिटलर को लगभग हर वर्ग को समर्थन मिलता है। अब हर वर्ग क्यों समर्थन कर रहे थे उसका हम लोग आगे क्या क्या कारण था उसको देखते हैं। कुलीन वर्ग क्यों समर्थन कर रहे थे? क्योंकि कुलीन वर्ग चाह रहे थे कि वाइमर गणतंत्र समाप्त हो जाए। कुलीन वर्ग मतलब वहाँ के जो उच्च वर्ग लोग थे उनको कुलीन वर्ग कहा जाता था। तो उच्च वर्ग चाह रहे थे कि वाइमर गणतंत्र समाप्त हो जाए। तो वाइमर गणतंत्र कोई समाप्त कर सकता है तो वो है हिटलर ही समाप्त कर सकता है। तो इस आधार पे कुलीन वर्ग हिटलर के समर्थन में आ गए। हिटलर एक नया सामाजिक व्यवस्था लाने की बात करता था कि एकदम बिल्कुल समाज को बदल के रख देंगे, एक नया समाज लावेंगे जिसमें
जर्मन जो आर्य लोग हैं, आर्य जाति लोग, अपने आप को जो ईसाई लोग थे वो अपने आप को आर्य मानते थे। तो बोलते थे कि जो आर्य लोग हैं वो सबसे ऊपर होगा, उनकी स्थिति विश्व में सबसे ऊपर होगी। एक सपना दिखाता था, एक दिवा स्वप्न दिखाता था, एक नया सामाजिक व्यवस्था लाने की बात करता था। इससे जो नया नया युवा युवा लोग जो थे और जो छात्र लोग थे, इनके इनके प्रति आकर्षित हुए, हिटलर के प्रति। किसान और छोटे जो शहरों में रहने वाले लोग थे वह औद्योगिकरण और बड़े शहरों के विरुद्ध में थे। तो उसे उम्मीद थी कि हिटलर ही है जो कि औद्योगिकरण ऐसे सब प्रवृत्ति को रोकेगा। जो निम्न मध्यवर्गीय लोग थे, छोटी नौकरी करने वाले थे, व्यवसाय करने वाले थे, वो महंगाई से बहुत परेशान थे। तो उन्हें लग रहा था कि महंगाई को कम करेगा तो हिटलर ही कर सकता है, क्योंकि महंगाई उस वक्त बहुत बढ़ गई थी। हम बतलाए कि $1 का कीमत हो गया था 1 करोड़ मार्क। $1 लेने के लिए 1 करोड़ मार्क देना पड़ रहा था। 1 पाव रोटी खरीदने के लिए 1 गाड़ी रुपया देना पड़ रहा था। इतना मुद्रास्फीति हो गई थी, यानी वहाँ का मुद्रा का इतना वैल्यू गिर गया था, मूल्य गिर गया था। तो इससे निम्न मध्यवर्गीय लोग जो है और हिटलर के समर्थक हो गए, क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि हिटलर ही स्थिति से हमको निजात दिला सकता है। और निम्न मध्यवर्गीय लोग जो थे वो गणतंत्र को अयोग्य और भ्रष्टाचार से पूर्ण मानते थे, क्योंकि जो वाइमर गणतंत्र थी इन समस्याओं को समाधान करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। तो इन सभी स्थितियों का बखूबी फायदा उठाता है हिटलर और उसकी पार्टी। वह सुनहले सपने दिखाता है देश के बारे में कि देश को असीमित ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और वो कहता था कि हम देश सेवा के लिए आए हैं, हम दूसरे दल से अलग हैं। वह जनता को विश्वास जीत लिया कि हम इसलिए सिर्फ भाग लेते हैं, ले रहे हैं चुनाव में, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश ऊपर उठे। तो इस प्रकार इसके जो सुनहले विचार थे, दिवा स्वप्न जो दिखाया, तो इससे हिटलर को सभी वर्गों का समर्थन मिला। अब बात को थोड़ा सा दोहराएंगे कम, क्योंकि अब सारा क्लास अब यूट्यूब पर जा रहा है, इसलिए अब कोशिश करेंगे कि दोहराएं कम। अब दोहराएंगे कम तो ज़्यादा सिलेबस कवर होगा, क्योंकि ये जब कुछ दिन के बाद फिर 9th का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर हम लोग 10th का शुरू करेंगे। 26 तारीख से एग्ज़ाम है 9th का, तो उसके बाद 10th का शुरू करेंगे। तो अब सब्जेक्ट मैटर को दोहराएंगे कम, जिससे को सुनना होगा वो अपना यूट्यूब पर जितना बार चाहे मन उतना और सुन सकता है। तो हिटलर के सभी वर्गों का समर्थन कैसे मिला, क्लियर होगा बहुत लोगों को, और जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा वह यूट्यूब पर पुनः सुन करके वो क्लियर कर सकता है। इसलिए हम दोहराने की आवश्यकता कम महसूस कर रहे हैं। अगला कारण उसमें देखते हैं। डेट डाल दीजिएगा। अच्छा, उसमें डेट डाल देंगे, ठीक है, उसमें डेट डाल देंगे, ठीक है, बढ़िया बात है। और थोड़ा सा कोर्स भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा हम इधर उधर के प्रश्नों पर नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मेरा सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार कोर्स भी हम जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। जैसे अभी पढ़ा रहे हैं तो हमको लग रहा है कि आज भर पढ़ा चुके हैं, अब मुझे पढ़ाना बंद करना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर कोर्स समाप्त करने का प्रेशर है, इसलिए हम थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। मुझे लग रहा है कि तुम लोग को समझने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बहुत सी बातें हम पढ़ा दिए, लेकिन अब कोर्स भी समाप्त करने का प्रेशर होता ना है, इसलिए एक कारण और पढ़ाते हैं। इसका एक और कारण है जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कई बार, हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर का व्यक्तित्व के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था, प्रभावी था, भाषण देने में वह निपुण था। जब भाषण देता था तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था, और वह जर्मन जाति की मनोभावना से पूरी तरह परिचित था। जर्मन जाति की मनोभावना क्या थी? उसकी प्रवृत्ति सैनिकवादी थी, उसकी भावना यहूदी विरोधी थी।
फिर उसके बाद जर्मनवासी वर्साय की संधि को बहुत अपमानजनक संधि मानते थे और वाइमर गणतंत्र उस संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो वाइमर गणतंत्र और उसके समर्थकों को क्या कहता था लोग? नवंबर क्रिमिनल्स। तो अपने भाषण में हिटलर नवंबर क्रिमिनल्स, वर्साय की संधि और इसको करने वाले को नवंबर क्रिमिनल्स का उल्लेख करना कभी नहीं भूलता था। और यहाँ तक कहता था कि वर्साय की संधि पत्र को फाड़ डालो। तो इस प्रकार तेजस्वी भाषणों की वजह से, लच्छेदार भाषणों की वजह से, प्रभावी भाषणों की वजह से जनता उसके विचारों की ओर आकृष्ट हुई और वह उसे अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने वाला एवं राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करने वाला समझने लगी, एक मसीहा के रूप में देखने लगी। इसका मतलब इतना ही है। तो उसके कारणों में इतना ही है, हिटलर के उत्कर्ष के कारणों में कल हम लोग एक कारण पढ़े थे, आज 7 कारण, नया कारण पढ़ लिए। पढ़ाई की गति को भी बनाए रखना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि 10वां में चल जाए और 9वां का कुछ पढ़े ही नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। संक्षेप में तो हिटलर के उत्कर्ष के कारण में पहला कारण पढ़े 1919 की वर्साय की अपमानजनक संधि, जिसमें जर्मनी को बहुत कुछ खोना पड़ा। दूसरा कारण हुआ आर्थिक मंदी, जिसमें विश्व में आर्थिक मंदी आती है 1929-30 में, जिसके कारण पूरा विश्व की स्थिति खराब होती है, लेकिन उस जर्मनी की स्थिति और बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसका 1925 तक आते आते जर्मनी के में $1 उसके करोड़ों मार्क के बराबर हो जाता है, जिसके कारण उस देश में भूखमरी, बेरोजगारी इत्यादि बहुत बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों का फायदा उठाता है हिटलर। तीसरा कारण था साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। तो जर्मनी में एक था लोकतंत्रवादी और दूसरा वर्ग था साम्यवादी। जो रसिया में जिस प्रकार सरकार बनी थी लेनिन के नेतृत्व में, बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में, उसी प्रकार की सरकार ये जर्मनी में बनाना चाहते थे साम्यवादी लोग। तो बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि साम्यवादी की सरकार यहाँ विचारधारा के बने, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा भी समानता की बात करती है, बंदूक पर समानता। साम्यवादी जो विचारधारा भी है उसमें भी उतनी आज़ादी नहीं रहती है। तो पूंजीपतियों को भय लग रहा था, क्योंकि जो बड़े पूंजीपति थे, कुलीन वर्ग थे, वो नहीं चाह रहे थे कि साम्यवादी विचारधारा जर्मनी में फैले। तो हिटलर बोला कि हम रोकेंगे साम्यवादी विचारधारा को, आप लोग हमको समर्थन कीजिए, हम आपको रोकेंगे। तो हिटलर को समर्थन मिल गया। अगला कारण था यहूदी विरोधी भावना। यहूदी विरोधी भावना क्या था कि वहाँ पर बहुत से लोग थे, जर्मनी लोग जो यहूदी के विरोधी थे, जो ईसाई लोग थे, यहूदियों के विरोधी थे, यहूदियों को बहुत घृणा की दृष्टि से देखते थे। हिटलर तो कि सोच इतना थी कठोर तो यहाँ तक कहता था कि यहूदियों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार ये भावना को बढ़ाया और तो लोगों को लगने लगा कि यहूदियों से भी मुक्ति हिटलर ही दिलाएगा। तो हिटलर को लोग सपोर्ट करने लगा। यहूदियों से क्यों नफरत करते थे इसका तो बतला ही चुके हैं। फिर अगला कारण है जर्मनी में अंतर्निहित सैनिक प्रवृत्ति। जो जर्मन लोग थे शुरू से ही जुझारू प्रवृत्ति के थे। जब वो आदिवासी की तरह कबीला के रूप में जब रह रहे थे बहुत पहले प्राचीन जर्मनी में, तो उस वक्त भी ये कबीला जुझारू ही था। तो आज भी जो है उस वक्त भी वहाँ के लोगों का जो मनोवृत्ति थी वो सैनिक मनोवृत्ति थी, जिसमें बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया था। तो वहाँ सैनिक दृष्टिकोण रहने के कारण, जुझारू मनोवृत्ति रहने के कारण वह हमेशा लड़ाई में विश्वास रखती थी और हिटलर भी इसी मानसिकता का आदमी था। तो इसने सैनिक मनोवृत्ति को, भावना को बढ़ावा दिया, जिससे हिटलर से प्रभावित होकर के अधिक से अधिक लोग हिटलर को समर्थन करना शुरू कर दिए।
फिर अगला कारण था जर्मनी में गणतंत्र की विफलता। तो इसमें हम लोग देखें कि जर्मनी में जो वाइमर गणतंत्र बना वह सफल नहीं हो पाई, वहाँ की जनता की अपेक्षाओं पर खड़ी नहीं हो पाई वाइमर गणतंत्र, और जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसको समाधान नहीं कर पाई। तो इसलिए भी हिटलर को मौका मिला, लोग हिटलर पर विश्वास किए। हिटलर है जो कि हमेशा वाइमर गणतंत्र की निंदा किया, लोग इस पर विश्वास किए कि नहीं ये सही कह रहा है, यही आदमी जो है हम लोग को स्थिति को सुधारेगा। कई कारणों से हिटलर के सभी वर्गों को समर्थन मिला, जैसे कुलीनबर्ग का भी समर्थन मिला क्योंकि वाइमर गणतंत्र को समाप्त करना चाह रहे थे। छात्र और युवा का समर्थन मिला क्योंकि ये नया सपना दिखा रहा था कि एक नया सामाजिक व्यवस्था लाएंगे। निम्न मध्यवर्गीय छोटे नौकरी का और व्यवसाय करने वाले का भी समर्थन मिला क्योंकि ये कहा कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, महंगाई उस वक्त बहुत चरम सीमा पर थी। तो इस प्रकार मिला जुला करके हिटलर को सभी वर्गों का समर्थन मिला। और उसके बाद अगला कारण जो है हिटलर का व्यक्तित्व है, जिसमें हिटलर एक उच्च दर्जे का, सबसे जो उसका महत्वपूर्ण जो गुण था, एक उच्च दर्जे का क्या था, वक्ता था। इसका व्यक्तित्व जो था प्रभावी था, आकर्षक था, भाषण देने में निपुण था, जिसका प्रभाव जिससे लोगों को मोह लेता था, ऐसा यह भाषण देता था। तो इन सब के वजह से हिटलर का उत्कर्ष हुआ। वहाँ हिटलर के पीछे पीछे लोग, हिटलर और इसकी नाजी पार्टी के पीछे लोग आए और अधिकांश लोग नाजी पार्टी को ज्वाइन किए और इसका हिटलर का वहाँ पर प्रभाव छा गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये रहा आज की पढ़ाई। आज के क्लास में हम लोग पढ़े हिटलर के उत्कर्ष के कारण। अब हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो पीछे के क्लास से है। हिटलर का एक सहयोगी था, सहयोगी प्रचारक था, उसका नाम क्या था? पीछे क्लास में बताए हैं। सब भूल गया होगा। उसका नाम था, हाँ, गोबुल्स। हाँ, गोबुल्स, सही बोली, गोबुल्स बोली, सही बोली है। ई प्रश्न का उत्तर देने का मतलब है कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर दे रही हो ध्यान से पढ़ रही है। हम वैसा क्वेश्चन एक आध पूछते हैं जिससे हम टेस्ट लेते हैं कि सही में कौन पढ़ रहा है सही से। कहीं से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ देना बहादुरी नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनना और फिर उसका जो सुन रहे हैं वही उत्तर दे सकते हैं। इसका हम चर्चा किए थे प्रथम क्लास में। नाजीवाद जब शुरू किए थे उस दिन चर्चा किए थे कि उसको एक अच्छा प्रचारक मिल गया था, उसका नाम था गोबुल्स। और गोबुल्स का सिद्धांत था कि झूठी बातों को इतना दोहराओ कि सत्य बन जाए। ये गोबुल्स का सिद्धांत था। तो ये सब लोगों का भी सहयोग रहा हिटलर के उत्कर्ष में। ठीक है, तो अब समय भी हो गया है। एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? क्या था? गुप्तचर पुलिस। क्या? गुप्तचर पुलिस। हाँ, गेस्टापो गुप्तचर पुलिस थी। गेस्टापो जो थी गुप्तचर पुलिस थी। ये कौन बतलाया? ये कौन बतलाई? मैंने। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। अच्छा, ठीक है। तो ये भी बहुत ध्यान से सुन रही है। जो भी हो, जैसे हमको पता नहीं चलता है कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, तो जो भी है बहुत ध्यान से पढ़ रही है, तभी ये गेस्टापो के बारे में बता दी कि गुप्तचर पुलिस थी। गेस्टापो जो थी एक गुप्तचर पुलिस थी और रखा था अपने विरोधियों को कुचलने के लिए, साम्यवादियों को दबाने के लिए, और जो भी इसका विरोधी था उसको दबाने के लिए ये रखा था। गेस्टापो गुप्तचर पुलिस थी
जो कि सिविल ड्रेस में रहती थी। गेस्टापो जो पुलिस थी वो पुलिस के ड्रेस में नहीं रहती थी, वो सिविल ड्रेस में रहती, किसी को पता नहीं चलता कि पुलिस है। और बात करते रहती थी कौन हिटलर के विरुद्ध में बोल रहा है, कौन नाजी पार्टी के विरुद्ध में बोल रहा है। और जो नाजी पार्टी के विरुद्ध में बोलते पाया जाता था उसको पकड़ के कहाँ भेज देता था, कहाँ भेजता था? यातना शिविरों में। यातना शिविर मतलब जेल नहीं था, वहाँ इतना यातना दिया जाता था कि यातना शिविर से व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता था? मृत्यु शिविर में। वहाँ इतना यातना दी जाती थी कि व्यक्ति यातना शिविर से मृत्यु शिविर में यानी कि वो मर जाता था। यातना में बहुत तरह का कष्ट दिया जाता था। तो आज के लिए इतना ही। अंतिम में हम थोड़ा समय रखेंगे आज का क्लास से। किसी को यदि प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। आज के टॉपिक पर किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो कोई पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब क्लास समाप्त करते हैं। क्लास में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।